वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। मेजरली आपको इसमें जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को पॉलिटी और साथ में जियोग्राफी के क्वेश्चन भी डिस्कस करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल अब पाकिस्तान में है। तो देखिए जो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इनमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा स्थल जो है वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान में है, कौन सा है। तो देखिए इसको हम एलिमिनेशन ऑप्शन से जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कालीबंगा का आपने नाम सुना होगा, तो ये जो स्थान है ये भारत के राजस्थान जो राज्य है उसमें है कालीबंगा। और लोथल की बात की जाए ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में डॉकयार्ड मतलब एक बंदरगाह हुआ करता था और ये वर्तमान में जो है राजस्थान में है, माफी चाहूंगा गुजरात में है ऑप्शन सी। तो ये भी डिलीट हो गया और लोथल जो है वो गुजरात में है। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें आलमगीरपुर, तो देखिए आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन डी भी गलत हो गया इस हिसाब। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन अभी एलिमिनेशन से निकल कर आ रहा है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी का ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, काफी बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, इससे और भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, या सिंधु घाटी जो स्थल है उसकी खोज, सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी। इससे प्रश्न जरूर बन जाता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में किसी न किसी पेपर में आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ हड़प्पा की खोज, तो दयाराम साहनी द्वारा की गई है 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज किसने की है? 1921 में की गई है। स्टार लगा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की अगर खोज पूछी जाए तो किसने की है? राखलदास बनर्जी ने की है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में हुई है, मतलब एक साल बाद हुई है, जब हड़प्पा जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का उसको खोजा गया था, उसके एक साल बाद ही जो है रखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन जो सन मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए ये पेपर में पूछे जाते हैं। और साथ में जो नाम बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो वो किसने की है? रखलदास बनर्जी ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखिएगा। जो आपका मोहनजोदड़ो है ये जो मेजरली आपका रावी नदी के माफी चाहूंगा सिंधु नदी के किनारे में है जो मोहनजोदड़ो है, और जो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे में है। इसको भी आप लोग नोट रखिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा जो है वो इनमें से किस नदी के किनारे में है, बसा हुआ था। तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि रावी नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, झेलम नदी के किनारे था, या फिर चिनाब नदी के किनारे था। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं पेपर में, तो नोट रखिएगा इसको भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आगे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया था, काफ़ी बच्चों ने वो मतलब ले भी लिया है। आप लोग को उसका प्राइस जो है मैं बता देता हूँ, एक मिनट। 50 रुपीज़ जो है मॉक टेस्ट का प्राइस रखा गया है, और फुल ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। 150 MCQ है, मतलब जैसा पैटर्न जो है HPU डालता है अपने एग्जाम में, एंट्रांस एग्जाम में, HPU B.Ed एंट्रांस एग्जाम में, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे कि हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, साथ में ही आपके हिमाचल जी के 15 और इंडियन जी के 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड कमीशन कमेटीज, और साथ में जो इंग्लिश और हिंदी में जो पैराग्राफ आता है, पाँच क्वेश्चन जिसमें होते हैं, वो भी आप लोगों को डाले गए हैं। मतलब कि फुल पैटर्न आप लोगों को इसमें मिल जाएगा मॉक टेस्ट में। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ग्रुप लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आप लोग जो है उसको ले सकते हैं। और इसके लिए जो आपका जिस पे आपने जो प्राइस सेंड करना है, पे करने हैं, उसका मैं आप लोगों को गूगल पे नंबर बता देता हूँ। तो इस नंबर पर आप लोग अपना प्राइस पे कर सकते हैं, गूगल पे या पेटीएम, जो भी करना चाहे। अच्छा, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रजिया डैश के बाद सुल्तान बनी। तो रजिया सुल्तान जो इसमें गुलाम वंश की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश चलता है, 1206 से लेकर 1290 तक। उस समय में एक रूलर रहा करती है जो कि पहली मुस्लिम महिला शासिका थी ये रजिया। इसको भी ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो रजिया है वो किसके बाद में सुल्तान बनी थी, मतलब कि उसके बाद रजिया से पहले कौन जो है जो गुलाम वंश का शासक हुआ करता था।
तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है, रुकुनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी जो है। और इसके बाद में ये एक वेल शासक नहीं कर पाता अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको हटा दिया जाता है और रजिया जो है उसके बाद सुल्तान बनती है गुलाम वंश में। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रजिया जो है वो रुकुनुद्दीन, ऑप्शन डी जो है, रुकुनुद्दीन फिरोज जो है इसके बाद में जो है सुल्तान बनती है, मतलब कि गुलाम वंश की शासिका बनती है। और इसमें जो ऑप्शन ए देख पा रहे हैं आप लोग, बहराम, तो बहराम जो है वो रजिया के बाद में, जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है बहराम जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार से ये सल्तनत वंश चलता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। संगीति का मतलब कॉन्फ्रेंसेस होता है, मीटिंग्स होता है। तो जो सबसे पहली हुई है किसके शासनकाल में हुई है, आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार मैंने वीडियो में बताया भी है, आखिरी भी बताई हुई है। 4 बौद्ध संगीति किस किस के शासनकाल में हुई है, और साथ में इसकी मैंने ट्रिक भी आप लोगों से शेयर की थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय काल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनसे स्थान भी पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु के समय में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, या कुंडलवन में हुई थी। तो अजातशत्रु के समय में जो बौद्ध संगीति हुई है ये हुई आपकी राजगृह में। तो इसको भी आप लोग नोट रखिएगा। और दूसरी बौद्ध संगति हुई आपकी वैशाली में, और ये हुई आपकी कालाशोक के समय काल में। और तीसरी बौद्ध संगति हुई आपकी अशोक के शासन काल में, और पाटलिपुत्र में हुई है ऑप्शन जो तीसरी बौद्ध संगति है। और चौथी बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूं, कुंडलवन में, कनिष्क के समय काल में हुई है, कुंडलवन कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को भी काफी बार पेपर में पूछ ली जाते हैं। दूसरी बौद्ध संगति जो है काला अशोक के शासनकाल में हुई है, तीसरी बौद्ध संगति जो वो अशोक के शासनकाल में हुई है, और चौथी जो हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ, मतलब मदुरई जो थी वो किस जो साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो ऑप्शन सी, पांड्या साम्राज्य की जो राजधानी थी वो मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं बाकियों की बात करूं, जैसे कि राष्ट्रकूट की, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी, या इनकी राजधानी कहाँ थी, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था इसके जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। दंती दुर्ग ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, पेपर में पूछ लिया जाता है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी मणिकिर, और या मान्य खेत भी इसको कह देते हैं। अगर मैं बात करूं पल्लव की, जो पल्लव था, पल्लव साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी सिंह विष्णु के द्वारा। और इसको भी नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। और पल्लव जो साम्राज्य थी इनकी राजधानी थी आपकी कांची में, तमिलनाडु में ही, कांचीपुरम भी उसको कह देते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ में अगर मैं बात करूं चोल की, तो चोल की जो स्थापना की गई थी चोल साम्राज्य की वो विजयालय द्वारा की गई थी, और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तंजावुर में थी। नोट रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुगलों की राजद्वारी दरबारी भाषा थी। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनकी उर्दू हो सकती है या अरबी हो सकती है या इनमें से। तो लेकिन इनकी जो भाषा थी राजद्वारी दरबारी भाषा वो थी फारसी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मुगल जो इसकी स्थापना करते हैं, मुगल साम्राज्य की कौन करता है? बाबर। जब 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो वो हार जाता है, उसके बाद जो बाबर मुगल वंश की नींव रखता है दिल्ली की गद्दी पर। इसको नोट रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का असली नाम था। देखिए शेरशाह सूरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूरवंश की स्थापना की हुई थी। और शेरशाह सूरी जो है इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था फरीद। अच्छा, शेरशाह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध आप लोगों ने जरूर सुना होगा, 1540 ईस्वी में जो लड़ा गया था। अच्छा, किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका हुमायूं के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें जो है शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं को जो है बाहर छोड़कर भागना पड़ता है। 1540 में लड़ा गया था ये युद्ध। 1540 में कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कह देते हैं। बाकी जो ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, हेमू और अकबर का युद्ध होता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। इसको भी नोट रखिएगा, जिसमें हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। ऐसे भी पेपर में प्रश्न बन जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई
किनके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, इस प्रकार से। तो जो अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है और जिसमें हेमू हार जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा सबसे पहले उपनिवेश बना। तो गोवा को जो सबसे पहले कॉलोनाइज किया गया था वो किया गया था आपका पुर्तगालियों के द्वारा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है वो भारत की खोज करता है समुद्री रास्ते से, और उसके बाद जो वास्को डी गामा जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, और 1498 की बात हो रही है। उसके बाद 1510 के करीब में जो है पुर्तगाली जो है वो गोवा पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, उपनिवेश बना लेते हैं, कॉलोनाइज कर लेते हैं गोवा को। उसके बाद पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी बन जाता है कि गोवा को कब आज़ाद किया गया था। देखिए, तो गोवा को आज़ादी के बाद 19 दिसंबर 1961 को जो है वो आज़ाद किया गया था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों से डिस्कस भी की हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट, ध्यान रखिएगा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था, नोट रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सारनाथ का स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ जिसको कह देते हैं, भारत का जो प्रतीक है, जिस पर जो 4 शेर हैं, 4 शेरों के मुंह हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, अशोक चक्र, और सारनाथ का स्तंभ जो किससे संबंधित है? अशोक से है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंगली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट मंदिर स्थित है। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे पेपर में भी पूछा जाता है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो वो कहाँ पर है? ऑप्शन डी, कंबोडिया में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है पेपर में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि जो कंबोडिया में जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। इसको भी नोट रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई? ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, 1526 में, माफी चाहूंगा, 1526 में। और ये किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और इब्राहिम लोदी जो है इसमें हार जाता है। अगर बाकी ऑप्शंस की में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन 1757 और 1761, साथ में 1764, इसमें भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए और वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 1757 की, ऑप्शन बी की, तो प्लासी का युद्ध हुआ है, और किसके बीच में हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है, जिसमें जो है सिराजुद्दौला जो वो हार जाता है। ये लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ थी इसके बाद में जो है अंग्रेजी सरकार का जो प्रभुत्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था भारत में। किसके बीच में हुई थी प्लासी की लड़ाई? रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, और इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। और अगर मैं बात करूं 1764 की, ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के प्रभुत्व के लिए भारत में, और ये युद्ध लड़ा गया था हेक्टर मुनरो मतलब जो अंग्रेजी शासक हुआ करते थे उस समय, और हेक्टर मुनरो के साथ में जो युद्ध लड़े गए थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह हुआ करता था उस समय आलमगीर द्वितीय, इनके बीच में ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। और इसमें जो है ये जो मुगल शासक थे और जो मीर कासिम था और शुजाउद्दौला था, ये हार जाते हैं हेक्टर मुनरो से। और कौन सा युद्ध बताया मैंने? 1764 में ये बक्सर की लड़ाई जिसको हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको 1761, 1762, 63 या 64 में हुआ। तो कब हुआ? 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। अगर मैं बात करूं 1761 की, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, और ये हुई आपकी अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है पानीपत की, जिसमें मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई हुई है 1761 में। कौन सी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, और इसमें जो है मराठे जो है हार जाते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टप्रधान जो है किसके दरबार की शोभा थे? अष्टप्रधान का मतलब होता है कि जो 8 जो है उसमें मंत्री हुआ करते थे, जो कि राजा के साथ में जो है शासक चलाया करते थे। अलग अलग उनको डिपार्टमेंट दिए गए होते थे, किसी को जो है राजसभा मंत्री बनाया गया था, किसी को सेनापति बनाया गया होता था। इसी प्रकार से जो है 8 प्रधान हुआ करते थे दरबार में। तो किसके दरबार में हुआ करते थे? अष्टप्रधान शिवाजी जी के जो दरबार में हुआ करते थे अष्टप्रधान। ध्यान रखिएगा, जैसे कि इनकी पोजीशंस होती थी, फॉर एग्जांपल पेशवा हो गया, अमात्य हो गया,
सामंत हो गए, सचिव हो गए, पंडित हो गए, इस प्रकार से जो है 8 पोजीशंस हुआ करती थी, उन्हीं को जो है अष्ट प्रधान कहा देते थे। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर के शासनकाल में कितने रत्न थे, तो नव रत्न थे, मतलब कि 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब जो था 9 जो थी पोजीशंस थी जो साम्राज्य को चलाया करते थे, उनको अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव दिए गए थे। किसी को जैसे कि सेना नायक बनाया गया था, सेनापति बनाया जाता था, उन्हें सेना देखनी होती थी, किसी को राजसभ देखना होता था, और भी बहुत सारे, जैसे कि बीरबल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टोडरमल का नाम सुना होगा, इस प्रकार से अबुल फजल, तानसेन और भी बहुत सारे, ये नवरत्न अकबर के दरबार में हुआ करते थे। तो पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे। तो ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को कि अकबर के, या फिर शिवाजी के, कृष्णदेव राय के, इस प्रकार से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक और पेपर में पूछ लिया जाता है, और वो था आपका अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज का भी मतलब सेम ही है, और अष्ट दिग्गज जो है वो किसके शासनकाल में हुआ करते थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ करते थे अष्ट दिग्गज। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को, इंपॉर्टेंट है। अष्ट प्रधान शिवाजी के शासनकाल में, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में, और नवरत्न जो है अकबर के शासनकाल में हुआ करते थे। क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों से थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस किया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, दादा भाई नौरोजी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाया करता था, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसको, लाला लाजपत राय को। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी इन्हें कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शंस में आप लोगों को मिल जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, एपीजे अब्दुल कलाम, इस प्रकार से। तो किन्हें जाना जाता है, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से, या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी कह देते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, सी राजगोपालाचारी, तो ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा, पेपर में ये प्रश्न आता है। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, स्टार लगा देता हूं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।